चर्चा किए थे, यानी पुष्पीय पौधों में नर जनन अंग के निर्माण और उनके विकास की प्रक्रिया। बच्चों अभी हम बात करेंगे कि मादा जनन अंग का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर्स। तो आपको हम बताए थे कि पुष्पीय पौधों में जो मादा जनन अंग होता है गाइनोशियम, गाइनोशियम की संरचना में आपको बताए थे ये इस प्रकार की एक संरचना होती है। ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ओवरी के अंदर एक और संरचना होती है जिसको ओव्यूल कहते हैं, बीजांड कहते हैं। तो एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना की हम बात करेंगे। एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना की बात हम लोग करेंगे। तो ये प्रारूपिक बीजांड है जो अधिकांश पौधों में पाया जाता है। ये एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना की हम बात कर रहे हैं। देखिए इसमें सबसे पहले ये बीजांड वृंत होता है, यानी वह संरचना जिससे यह ओव्यूल ओवरी में जुड़ा हुआ होता है, इसको कहते हैं बीजांड वृंत, यानी फनिकल। ये फनिकल होता है। यह फनिकल इस ओव्यूल से जिस जगह से जुड़ा होता है इसको नाभिका कहते हैं, हाइलम कहते हैं। हाइलम। इस बीजांड में चारों तरफ से आवरण पाए जाते हैं। इन आवरणों को हम इंटेगमेंट कहते हैं। इंटेगमेंट, यानी अध्यावरण। यह आपका अध्यावरण हो गया, चारों तरफ से सराउंडिंग जो है। यह बीजांड जिस जगह से इस वृंत से जुड़ा हुआ है उस जगह को हाइलम कहते हैं, बीजांड नाभिका। और ये डंठल नुमा जो संरचना होती है इसको फनिकल कहते हैं, बीजांड वृंत कहते हैं। इसके बाद देखें, ये मुख जैसा एक संरचना होता है जिसको माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कहते हैं। इसको माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कहते हैं। इसके ठीक ऊपर का जो भाग होता है ये कैलेजा कहलाता है, यानी निभाग। और ये भ्रूणकोश, एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूणकोश। और इस भ्रूणकोश के अंदर यहां पे माइक्रोपाइल रीजन की ओर ये 3 छोटे छोटे सेल पाए जाते हैं, जिसमें से एक बड़ा सा सेल होता है जिसको एग सेल कहते हैं, और 2 छोटे छोटे होते हैं जिनको सहायक कोशिका यानी साइनर्जिड सेल कहते हैं। इन तीनों को संयुक्त रूप से एग apparatus कहते हैं, अंड उपकरण कहते हैं। इसी प्रकार ये कैलसल जोन की ओर भी ये 3 सेल पाए जाते हैं, इनको एंटीपोडल सेल कहते हैं। एंटीपोडल सेल, प्रतिमुख कोशिकाएं। और ये 2 न्यूक्लियस यहां पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई।
पोलर न्यूक्लियाई यानी ध्रुवीय केंद्रक। तो यह एक प्रारूपिक बीजांड का नामांकित संरचना है जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले ये फनिकल दिखाई देता है, बीजांड वृंत दिखाई देता है, इसके ठीक ऊपर ये हाइलम दिखाई देता है जिससे यह बीजांड जुड़ा हुआ है। चारों तरफ से जो आवरण होता है उसको इंटेगमेंट कहते हैं, अध्यावरण कहते हैं। ये मुख जैसा संरचना जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं, ये ऊपर का भाग कैलेजा कहलाता है, निभाग कहलाता है, और ये अंदर भ्रूणकोश यानी एम्ब्रियो सैक, ये एंटीपोडल सेल कैलेजा जोन में, ये माइक्रोपाइल जोन में, एग सेल और साइनोइड सेल और दो पोलर न्यूक्लियाई। यह एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना होती है। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे इनके डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट से पहले हम इनके प्रकार की बात कर लें, इनके प्रकार कितने होते हैं, कैसे होते हैं ये। तो हालांकि बहुत सारा आधार बना है इनके वर्गीकरण के लिए, हम आपको एक सिंपल सा आधार बताएंगे कि फनिकल के डेवलपमेंट के आधार पे यानी बीजांड वृंत के विकास के आधार पे बीजांड के प्रकार। तो बीजांड वृंत के विकास के आधार पे बीजांड के कई प्रकार होते हैं, जिनमें सबसे पहला होता है एट्रोपस या आर्थोट्रोपस। ये पहला, यानी हम टाइप ऑफ ओव्यूल्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ ओव्यूल की बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रकार हमारा होता है एट्रोपस या आर्थोट्रोपस। एट्रोपस या आर्थो आर्थोट्रोपस। ये देखें एट्रोपस या आर्थोट्रोपस, इसमें क्या होता है कि यह जो बीजांड है ये कुछ इस प्रकार की संरचना होती है इस बीजांड की, ये इस प्रकार से। यानी ये जो माइक्रोपाइल है और ये जो कैलेजा है और ये बीजांड वृंत है फनिकल, ये तीनों जब एक सीध में होते हैं, यानी जब माइक्रोपाइल, कैलेजा और फनिकल ये तीनों एक सीध में होंगे तो इस प्रकार के बीजांड को एट्रोपस या आर्थोट्रोपस कहते हैं। जब माइक्रोपाइल, कैलेजा और फनिकल ये तीनों एक सीध में होंगे तो इस प्रकार के बीजांड को एट्रोपस कहते हैं या आर्थोट्रोपस कहते हैं। दूसरा जो हमारा है प्रारूपिक, दूसरा देखें, दूसरा जो हमारा प्रारूपिक बीजांड है एनाट्रोपस। एनाट्रोपस ये प्रारूपिक है, ये 80% पौधों में पाया जाता है। तो एट्रोपस में हम देखें कि बीजांड वृंत सेम होता है, ये केवल माइक्रोपाइल और कैलेजा ये दोनों एक सीध में होंगे, ये सामान्य बीजांड की संरचना होती है। ये हमारा एनाट्रोपस है। इसका एग्जाम्पल ये चना में, मटर में ये सब पाया जाता है। और जहां तक हम बात करेंगे एट्रोपस की या आर्थोट्रोपस की, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पॉलीगोनम। पॉलीगोनम ये इसका एग्जाम्पल है। अभी हम तीसरे नंबर पे बात करेंगे हेमिट्रोपस। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे हेमिट्रोपस। तो हेमिट्रोपस का मतलब, हेमी का मतलब होता है, ये मैथ से लिया गया हुआ है 90 डिग्री, यानी जब ये बीजांड
इस प्रकार की संरचना में दिखाई दे। यानी ये पूरा का पूरा जो ओव्यूल है, पूरा का पूरा जो बीजांड है, ये 90 अंश के कोण पर स्थित होता है। जब बीजांड वृंत से 90 अंश के कोण पे होता है तो इस प्रकार के बीजांड को कहते हैं हेमिट्रोपस। इसका एग्जांपल है रेननकुलस। रेननकुलस इसका एग्जांपल है हेमिट्रोपस का। तो बच्चों अभी हम 3 प्रकार के बीजांड की संरचना की बात कर लिए। एट्रोपस जो पॉलीगोना में पाया जाता है, इनरट्रोपस जो मैक्सिमम में चना, मटर, सेम इत्यादि में, हेमिट्रोपस जो 90 डिग्री पे स्थित होता है, यह रेननकुलस में पाया जाता है। चौथे की बात करें कैंपाइलोट्रोपस। अब कैंपाइलोट्रोपस में क्या होता है कि कैलेजा, माइक्रोपाइल और फनिकिल ये तीनों किसी के सीधे में नहीं होंगे, यानी सब कुछ मुड़ा हुआ संरचना से दिखाई देता है। जैसे ये हम देखें, ये इस प्रकार का, यानी ये देखें, ये कैलेजा इस दिशा में, माइक्रोपाइल इस डायरेक्शन में और ये फनिकिल इस डायरेक्शन में। जब तीनों अलग अलग दिशाओं में स्थित हो तो इस प्रकार के बीजांड की संरचना को हम कहते हैं कैंपाइलोट्रोपस। और ये एग्जांपल है इसका, लेग्यूमिनोसी कुल के जो प्लांट्स होते हैं उनमें ये पाया जाता है कैंपाइलोट्रोपस। अभी हम 5वें नंबर पे बात करेंगे एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस, एम्फी का मतलब होता है बोथ, यानी वह बीजांड जिसमें बीजांड के साथ साथ भ्रूणकोश भी मुड़ा हुआ होता है, इस प्रकार को हम एम्फीट्रोपस कहते हैं। यानी ये आपका बीजांड इस प्रकार का होगा, ये बीजांड इस प्रकार का होगा, ये भ्रूणकोश भी मुड़ा हुआ है। अगर ये भ्रूणकोश भी मुड़ जाए और ये बीजांड भी मुड़ा हुआ हो तो इसको कहते हैं एम्फीट्रोपस, जब दोनों मुड़े हुए अवस्था में पाए जाते हैं। और इसका एग्जांपल है पॉपी। पॉपी जब बीजांड और भ्रूणकोश दोनों मुड़े हुए होते हैं तो इस प्रकार को हम एम्फीट्रोपस कहते हैं। और 6ठे नंबर पे हम बात करें सर्सिनोट्रोपस। ये सबसे अकेला अलग सा होता है बच्चों, इसको आप देखते ही पहचान जाओगे। सर्सिनोट्रोपस, तो सर्सिनोट्रोपस में क्या होता है कि ये जो फनिकिल है यह इतना बढ़ना शुरू हो जाता है, ये लगातार वृद्धि करता है और वृद्धि करके इस पूरे बीजांड को 2 बार कवर कर लेता है, 2 बार घेर लेता है इसको। ये फिगर के द्वारा हम इसको यहां पर देखेंगे। ये बीजांड है एक सामान्य, ये सामान्य बीजांड हो गया। ये हमारा फनिकिल हो गया। तो अब क्या होता है ना कि ये जो फनिकिल है ये लगातार वृद्धि करके इस पूरे बीजांड को
दोबारा से सराउंड कर लेता है, घेर लेता है। ये इस प्रकार की संरचना होती है, इसे कहते हैं सर्सिनोट्रोपस। और इसका एग्जाम्पल है अपुंटिया, यानी कैक्टस प्लांट। ये नागफनी का जो पौधा होता है, उस नागफनी के पौधे में इस प्रकार का बीजांड दिखाई देता है। तो बच्चों अभी हम 6 प्रकार के बीजांड की संरचनाओं की हम बात कर लिए। एक बार फिर समरी दे दें आपको हम। सबसे पहला एट्रोपस या ऑर्थोट्रोपस, मतलब कि वह बीजांड जिसमें माइक्रोपाइल, कैलजा और फनिकिल, ये जब तीनों एक स्थिति में होते हैं तो इस प्रकार के बीजांड को एट्रोपस या ऑर्थोट्रोपस कहते हैं। इसका एग्जांपल पॉलीगोनम। सेकंड नंबर पे हम बात किए थे एनाट्रोपस, जब बीजांड में माइक्रोपाइल और कैलजा एक स्थिति में होते हैं और ये माइक्रोपाइल फनिकिल के साथ लगा हुआ होता है, फनिकिल के समीप होता है, तो इस प्रकार को हम एनाट्रोपस कहते हैं। इसका एग्जांपल आपका चना है, मटर है, सेब है। फिर तीसरा हेमिट्रोपस, जब बीजांड के साथ साथ भ्रूणकोश भी मुड़ जाए तो इस प्रकार को हम हेमिट्रोपस कहते हैं। एग्जांपल रैननकुलस, कैम्पाइलोट्रोपस। जब बीजांड में माइक्रोपाइल, कैलजा और फनिकिल तीनों एक स्थिति में नहीं होते हैं, तीनों अलग अलग डायरेक्शंस में होते हैं, तो इस प्रकार को हम कैम्पाइलोट्रोपस कहते हैं। इसका एग्जांपल आपको बताए थे, लेगुमिनोसी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनमें ये पाया जाता है। फिर एम्फीट्रोपस, जब बीजांड के साथ साथ भ्रूणकोश भी मुड़ जाए तो इस प्रकार को हम एम्फीट्रोपस कहते हैं। एग्जांपल पॉपी। और छठवां सर्सिनोट्रोपस, जब बीजांड वृंत यानी फनिकिल वृद्धि करके पूरे बीजांड को घेर लेता है तो इस प्रकार को हम सर्सिनोट्रोपस कहते हैं। और इसका एग्जांपल होता है अपुंटिया। तो बच्चों ये हो गया बीजांड की संरचना के बारे में, बीजांड के प्रकार के बारे में। अभी हम बात करेंगे बीजांड के डेवलपमेंट की, कि बीजांड का विकास कैसे होता है। तो अभी इससे पहले हम लोग एंथर के डेवलपमेंट की बात किए थे, और एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स बनते हैं, परागकण बनते हैं, परागकणों की संरचना, परागकण के निर्माण, इन सब की चर्चा हम लोग कर लिए थे। तो अभी हम बात करेंगे कि बीजांड का निर्माण कैसे होता है, ये ओव्यूल का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो ओव्यूल के डेवलपमेंट में हम देखेंगे, सबसे पहले ये फनिकल का डेवलपमेंट होता है। ओवरी के बेसल पार्ट पे प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है, और उस प्लेसेंटा से ये फनिकल का डेवलपमेंट होता है, और फनिकल के ऊपर ये मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं का एक समूह डेवलप होता है। विभज्योत्तक कोशिकाओं का एक ग्रुप डेवलप होता है, जो चारों तरफ से एपिडर्मल कोशिकाओं से घिरा हुआ होता है। ये चारों तरफ से एपिडर्मिस की कोशिकाएं इसमें होती हैं, और इनके अंदर ये हाइपोडर्मल सेल्स होते हैं। तो ये जो हाइपोडर्मल सेल्स होते हैं, दे आर मेरिस्टेमेटिक। द हाइपोडर्मल सेल्स और मेरिस्टेमेटिक, ये विभज्योतक होते हैं, ये विभाजित होने वाले होते हैं। तो अभी इन्हीं हाइपोडर्मल कोशिकाओं में से एक कोशिका जो होती है वो इनिशिएट हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, और सक्रिय होके आर्कियोस्पोरियल इनिशियल का फॉर्मेशन करती है। तो ये हमारा बन गया आर्कियोस्पोरियल इनिशियल। अब ये प्राइमरी स्टेज है, हमारा पहला अवस्था है, जब ये आर्कियोस्पोरियल इनिशियल का डेवलपमेंट हो गया। अभी हम इसके बाद देखें, इस आर्कियोस्पोरियल इनिशियल में पहला डिवीजन होता है फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन कौन सा होगा? पेरिक्लाइनल डिवीजन। पहला डिवीजन जो होता है वो पेरिक्लाइनल होता है, यानी परितः विभाजन होता है। और इस परितः विभाजन के कारण ये हम देखें, ये जो आर्कियोस्पोरियल इनिशियल का डेवलपमेंट हुआ है, ये आर्कियोस्पोरियल इनिशियल दो भागों में बढ़ जाता है। ये हो गया आउटर और ये हो गया इनर। तो जो आउटर सेल बनता है ये प्राइमरी पैराइटल सेल,
प्राइमरी पैराइटल सेल, और ये जो बीच में बना ये प्राइमरी मेगास्पोरोजिनस सेल्स। मेगा स्पोरोजिनस सेल। तो ये दो प्रकार के सेल बन गए। अब देखिए ये जो पैराइटल सेल है ये बार बार विभाजन करता है और विभाजन करके इंटेगमेंट का निर्माण करता है, अध्यावरण का निर्माण करता है। ये जो पैराइटल सेल है ये विभाजन किया और विभाजन करके ये देखें आप, ये इंटेगमेंट का निर्माण किया, ये आवरण बनने शुरू हो गए। ये पैराइटल सेल के डिवीजन से, ये पैराइटल सेल के डिवीजन से इंटेगमेंट का निर्माण शुरू हो गया, ये अध्यावरण बनने लगे। अब ये जो प्राइमरी मेगास्पोरोजिनस सेल है, यह मेगास्पोरोजिनस सेल मियोसिस के द्वारा विभाजन करता है और विभाजन करके यह 4 मेगास्पोर्स का निर्माण करता है। यानी ये जो प्राइमरी मेगास्पोरोजिनस सेल है यह सक्रिय होने के बाद विभाजन किया और विभाजन करके 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। तो इन 4 में से ये 3 मेगास्पोर्स जो है ये डीजेनरेट हो जाते हैं। ये 3 डीजेनरेट हो जाते हैं यानी नष्ट हो जाते हैं, और नष्ट होके पूरा का पूरा न्यूट्रिशन इस चौथे वाले को दे देते हैं। तो अभी क्या होता है यहाँ पे, ये 3 डीजेनरेट हो गए और डीजेनरेट होके अपना सारा न्यूट्रिशन इस चौथे को दे दिए, तो चौथा विकास करके भ्रूणकोश का निर्माण कर लेता है। ये चौथा एम्ब्रियो शक बना लिया। जो 4th फंक्शनल मेगास्पोर्स था, यानी ये जो 4 मेगास्पोर बने थे तो 3 डीजेनरेट हो गए, एक फंक्शनल मेगास्पोर बन गया यानी क्रियात्मक गुरु बीजाणु बन गया। तो अब ये क्रियात्मक गुरु बीजाणु विभाजन करेगा कैसे, तो उससे पहले ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, क्रियात्मक गुरु बीजाणु है, ये क्रियात्मक गुरु बीजाणु आकार में बढ़ गया क्योंकि 3 गुरु बीजाणुओं का न्यूट्रिशन इसको मिला और ये सबका पोषण लेके आकार में वृद्धि कर लिया और वृद्धि करके यह बन गया बीजांडकाय, भ्रूणकोश। अब इस भ्रूणकोश में ये जो न्यूक्लियस है, ये जो केंद्रक है, अब यह समसूत्री विभाजन करेगा और समसूत्री विभाजन करेगा तो पहले 2 न्यूक्लियस का निर्माण होगा, फिर अगला डिवीजन हुआ तो 4 मेगास्पोर्स, ये 4 केंद्रक के निर्माण हुए। फिर अगला जब डिवीजन होगा यानी तीसरा डिवीजन होगा तो 8 केंद्रक बन जाते हैं। यानी पहला डिवीजन होगा 2 केंद्रक बनेंगे, दूसरा डिवीजन होगा 4 केंद्रक बनेंगे और तीसरा जब डिवीजन होगा तो 8 केंद्रक बन जाते हैं। और जैसे ही यह 8 केंद्रक वाली अवस्था बनती है तो अब इसमें से बच्चों 3 माइक्रोपाइल जोन में आते हैं, जिसमें से एक बड़ा होके एक सेल बनाता है और 2 छोटे साइनर्जिड सेल बनाते हैं। 3 आ गए माइक्रोपाइल जोन में, एक एग सेल बना लिया और 2 सहायक कोशिकाएं बना लिए, और 3 चले जाते हैं इधर कैलेजल जोन में और ये 3 मिलके एंटीपोडल सेल का निर्माण कर देते हैं। तो 3 चले आए माइक्रोपाइल जोन में, एग apparatus का निर्माण कर दिए, और 3 चले गए कैलेजल जोन में जो एंटीपोडल सेल का निर्माण कर दिए। अब बच गए 2 केंद्रक, तो वह केंद्रक की ही अवस्था में यही बीच में पड़े रहते हैं। यानी ये जो हमारा मैच्योर ओव्यूल होता है, जो परिपक्व बीजांड होता है, यह कितने कोशिकीय और कितने केंद्र की अवस्था में होता है, कितने कोशिकीय और
कितने केंद्रकीय अवस्था में होता है, तो हम देखेंगे तो यह 7 कोशिकीय 7 सेल्ड and at nucleated stage। सात कोशिकीय और 8 केंद्रकीय अवस्था में यह बीजांड हमारा मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। तो बच्चों ये हो गया मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में। अभी इससे पहले वीडियो में हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात किए थे, अभी हम लोग बात कर लिए मेगास्पोरोजेनेसिस। अब इसके बाद पॉलिनेशन, परागण की क्रिया। आपको पता है कि परागकण पहले से बन चुके हैं, अब ये बीजांड भी बन गया। अब अगला जो कार्यक्रम होगा, अगला जो कार्य होगा इसमें, वो होगा पॉलिनेशन, परागण। परागण किसे कहते हैं? पॉलिनेशन। परागण परागण का मतलब क्या है कि किसी पुष्प से, ठीक है, किसी पुष्प के परागकोश से परागकण को, एक मिनट, किसी पुष्प के, पहले सिंपली हम देखते हैं इसको, किसी पुष्प के परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। ये बहुत ही इजी, सिंपल। परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। अब इसमें हम देखें, ये जो परागण की क्रिया है इसको हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। पहला स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन। तो स्वपरागण का मतलब क्या कि उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंच जाए तो यह क्रिया स्वपरागण कहलाती है, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाती है। एक ही पुष्प का, जब एक ही पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम स्वपरागण कहते हैं। तो स्वपरागण के लिए कुछ विशेष शर्तें होती हैं, शर्तों की हम चर्चा कर लें। जैसे सबसे पहला शर्त इसमें होना चाहिए कि पुष्प को द्विलिंगी होना चाहिए, यानी फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए, यानी पुष्प को द्विलिंगी होना चाहिए। दूसरा चीज कि पुष्प का मैच्योरेशन सेम होना चाहिए, यानी समान समय में ही नर तथा मादा जननांग दोनों परिपक्व हो जाने चाहिए। इसको कहते हैं समकाल पक्वता, यानी समान समय पे दोनों अंगों का परिपक्व होना। और तीसरा इसमें महत्वपूर्ण है क्लिस्टोगैमस, या क्लिस्टोगेमी है इसको। क्लिस्टोगेमी यानी निमिलित, इसको कहता है निमिलिता। निमिलिता का मतलब क्या है कि वे पुष्प जो कभी खिलते ही नहीं है। यानी स्वपरागण के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला तो पुष्प द्विलिंगी होना चाहिए, दूसरा पुष्प के सभी अंग एक ही समय पे परिपक्व हो जाने चाहिए, और तीसरा पुष्प खिलना नहीं है। अगर पुष्प खिलेगा तो दूसरे का परागकण आ जाएगा। इसलिए बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जो खिलते ही नहीं हैं। तो ऐसे फूल जो नहीं खिलते हैं उनको कहते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। और इस प्रक्रिया को, यानी फूल ना खिलने की जो क्रिया होती है उसी को क्लिस्टोगेमी कहते हैं। और इसका बेटर एग्जांपल आपका है मूंगफली, पीनट बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका, क्लिस्टोगेमी फ्लावर्स का। तो ये 3 शर्तें हैं स्वपरागण के लिए। स्वपरागण से लाभ क्या है? तो स्वपरागण में लाभ क्या है? सबसे पहला लाभ यही है कि इसके लिए बहुत ज्यादा संख्या में परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे पहला महत्वपूर्ण लाभ इससे यह है
कि बहुत ज्यादा संख्या में परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा लाभ क्या है कि इस क्रिया के लिए हमें किसी दूसरे संसाधन पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। ये दो महत्वपूर्ण लाभ होते हैं इसके। नुकसान क्या है? एक लाभ और इसमें कि ये जाति की शुद्धता बनी रहती है, यानी पौधे के नस्ल में कोई मिक्सअप नहीं होता है, पौधे का नस्ल प्योर रह जाता है। अब नुकसान की बात कर ले, इससे हानि की बात कर ले, तो सबसे पहला नुकसान ये है कि रोग प्रतिरोधी जातियों का विकास नहीं हो पाता है। दूसरा चीज कि उत्पाद में कमी आती है, और तीसरा नए जातियों का विकास नहीं हो पाता। तो ये स्वपरागण के लाभ और स्वपरागण के हानि होते हैं। अभी हम अगले नंबर पर बात करेंगे, दूसरा परपरागण। परपरागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन। जब एक पुष्प का परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। अब यहां पे हम दोनों बात कह सकते हैं कि एक पुष्प का परागकण, ठीक है, एक पुष्प का परागकण जब दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इसको परपरागण कहते हैं। जब एक ही पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे जाएगा तो ये स्वपरागण होगा, और जब एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचेगा तो यह क्रिया परपरागण कहलाती है, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। तो बच्चों, इसकी चर्चा हम आपको अगले वीडियो में देंगे।